एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वी हैव डन वेरियस थ्योरीज। अभी तक हमने जितने भी रिजल्ट्स गेन किए हैं, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, यू मस्ट बी नोइंग वी हैव मेड इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। गैस वाज अ मैटर, मैटर को आपने कैथोड रेज मींस वोल्टेज दिया, पोटेंशियल दिया, एंड पोटेंशियल वाज हैविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नथिंग बट वी से कैथोड रेज। रेज मींस रेडिएशंस, ठीक है। तो आपने अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट इंप्लीमेंट किए हैं, दोज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम इंट्रैक्शन ऑफ वेव्स और इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम मैटर। मैटर एंड रेडिएशंस जो हैं उनका इंट्रैक्शन हमने स्टडी किया है। इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो फाइनली वी गॉट टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। yesterday we have done Rutherford's experiment. We have explained well. In that, one of the limitation, can anyone tell one of the limitation? I asked you this homework, right? Yesterday I asked the homework, Rutherford's experiment. Yes. Distribution of electrons was not given properly. Correct. It just only mentioned Rutherford's experiment, model of an atom, just proposed that atom is a sphere. In that atom there is a centeredly placed nucleus in which whole mass of an atom is concentrated, and all the electrons which are negatively charged are moving around the nucleus in a defined path known as orbit, and that motion of an electron was compared with planetary motions, that is planets motion. Planets move around the sun in a circular orbit, okay. But one thing which was a discrepancy in the theory and the comparison with solar system, that was planets are uncharged but electrons are charged. That is a difference. चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करते हैं तो उनमें से कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं। कंटिन्यू डिसइंटीग्रेट दिस एनर्जी, इट सेज कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि जब वो ऑर्बिट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी कॉन्स्टेंटली इस तरह से, ठीक है। सेज अगर ऑर्बिट में वो मूव करता है तो कॉन्टिन्यूसली उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होगी। एक चार्ज पार्टिकल की अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन चेंज होगी। अ स्लाइट वेरिएशन वुड कम इन इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज होने का मतलब है इट विल अप्लाई सम एनर्जी, फोर्स। F इज इक्वल्स टू m इंटू a। जब भी एक्सेलरेशन होगा किसी मास में तो फोर्स तो होगा, एंड फोर्स डायरेक्टली सेज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिविटी। समझ रहे हैं आप? तो अगर एनर्जी कंटिन्यू डिग्रेड हो रही है, सो वंस अ टाइम विल कम व्हेन स्पाइरल with spiral movement electron will continue to degrade and follow this path and finally will fall into the nucleus, क्योंकि धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। अगर एनर्जी तो एक टाइम आएगा किसी के पास कोई भी एनर्जी नहीं बचेगा, तो स्पाइरल वे in a movement of spiral path it will go into the nucleus and atom will collapse. Atom is nucleus and outside electrons. डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमें नहीं पता है बट स्टिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आती है एक लिमिटेशन दैट एटम्स में कोलैप्स इफ दिस प्रॉपर्टी वी अप्लाइड दैट ऑर्बिट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। प्लैनेट से इसका कंपैरिजन गलत बताया गया क्योंकि वो चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, वी कैन नॉट कंपेयर इट विद प्लैनेट्स, राइट, ठीक है। एंड इस वजह से यहाँ पर एक हाइपोथेसिस लगाया गया कि इट विल टेक अराउंड 10 raised to the power -8 सेकेंड to an electron to collapse all its energy and fall into the nucleus. 10 raised to the power -8 सेकेंड। अगर ये थियरी हम अप्लाई करते हैं चार्ज पार्टिकल पर प्लैनेट्स मोशन वाला, तो उसमें हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली एट ईच डायरेक्शन विल गो टू एन एक्सेलरेशन। और आपको पता है सर्कुलर में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है ना। इट्स नॉट अ पाथ, अ क्यूबिक पाथ कि आप उधर गए स्क्वायर पाथ, आप उधर गए फिर आप थोड़ी देर बाद अपनी डायरेक्शन बदलोगे।
यहाँ पर एक टेंजेंशियल मोशन होता है, टेंजेंट होती है हर पॉइंट पर, आपको पता होगा सर्कल में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है. सो एवरी टाइम एवरी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन इज रिलीजिंग सम एनर्जी, रेडिएटिंग सम पार्ट, गेटिंग, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है. सो सेकेंड वन, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट टोल्ड प्रॉपर्ली. An atom may have 1, 2, 3, 4 or as many electrons as I can count, ठीक है. But how they are distributed, that was not known. हमें 8 प्लैनेट्स का पता है कि 8 प्लैनेट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. पहले सन के बिल्कुल नियरेस्ट बिल्कुल मरकरी है, ठीक है. ऐसे हमारे पास बिल्कुल एक रेंज है हमारे पास कि हाउ इट विल कम, सैटर्न है ना, नेपच्यून, इस तरह से हमारे पास कैसे आते हैं these प्लैनेट्स की रेंज है, उनका ऑर्डर है हमारे पास करेक्ट वे में. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो 8 नहीं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, किसी एलिमेंट में 40 भी हो सकते हैं. देन हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इन ईच डिफरेंट एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस मस्ट कम, है ना. जब आप 40 इलेक्ट्रॉन से 60 पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इट विल चेंज. लेकिन प्लैनेटरी मोशन तो कभी चेंज नहीं हो रहा, है ना, वो कांस्टेंट है. तो हम एक कांस्टेंट चीज़ को एक मतलब वेरिएबल चीज़ के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक, 2-3 पॉइंट्स है रदरफोर्ड के जो लिमिटेशंस में आते हैं. सो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया दैट इट मे टेक फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू स्पाइरल फॉल इनटू द न्यूक्लियस 10⁻⁻8 सेकेंड. इसका मतलब है अगर हर इलेक्ट्रॉन इतनी सी देर में न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो सकता है तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा. यू सी ऑल अराउंड अस इज एटम, इवन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना. आवर स्किन इज हैविंग डिफरेंट पॉलीमर्स, ठीक है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी हमारे स्किन में पॉलीमरिक फॉर्म में है, बायोमॉलिक्यूल की फॉर्म में है, लार्ज चेन है, नेटवर्क है जिससे हमारा एपिथेलियल टिश्यू बनता है. हर चीज़ हमारी बॉडी के एवरी ऑर्गन, ठीक है ना. वो सेल जो हम बोलते हैं सेल इज द लिविंग पार्ट, लेकिन सेल की अगर आप कैप्सिड मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे वो केमिकल है, वो केमिस्ट्री है, समझ रहे हैं. तो अगर आप बिल्कुल बेसिक पार्ट पे चले जाते हैं तो हर चीज़ केमिस्ट्री है, हर चीज़ मैटर है. तो ये मैटर डिसइंटीग्रेट होता है. दिस बुक कैन बी 10 years old, 20 years old. तो ये बुक कितनी पुरानी है लेकिन इसमें कोई पेज, किसी पेज का कोई कॉर्नर तक भी अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ. हर चीज़ एटम से बनी है तो एटम तो डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा. लेकिन अगर हम रदरफोर्ड थ्योरी अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि एटम डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है. तो स्टेबल है एटम, बट थ्योरी कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. एटम तो स्टेबल है, वी ऑल नो, लेकिन रदरफोर्ड थ्योरी अप्लाई करें तो ऐसा लगता है कि एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए. All electrons will finally fall into the nucleus, and how we can say atom is stable? समझ आया, ठीक है. So this was the limitation. Now we come to Maxwell theory, that is Maxwell wave theory. जब हमें समझ आता है कि एटम्स में रेडिएशंस का आप इंट्रैक्शन जब मैटर से करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज रिवील होती हैं. उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ऐसे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका इंटरेस्ट आया कि रेडिएशंस को स्टडी की जाए, ठीक है. मैटर के साथ रेडिएशन जब वर्क करता है देन वी गेट वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स. हमें बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलती हैं जिनसे केमिस्ट्री, ठीक है ना, उनमें जो मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं वो बाहर आती है, ठीक है ना. जो भी अनरिवीलिंग फैक्ट्स हैं दे कम आउट, ठीक है. तो रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए जब कुछ फिजिस्ट, ठीक है, फिजिक्स रिसर्चर्स दे हैव स्टार्टेड डूइंग वर्क. सो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल वाज वन ऑफ देम. ही स्टार्टेड स्टडीइंग द रेडिएशंस, ठीक है. आप इसको पैरेलल मानकर चलिए, ये मिड 19th सेंचुरी का है, ठीक है, 1850 के अराउंड, ठीक है. इस समय एक और साइंटिस्ट पैरेलल वर्क कर रहे थे, बोहर्स, ठीक है, नील बोहर्स. नील बोहर्स चाहते हैं कि वो एटम की बिल्कुल करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, एटम का बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो बताएं. नील बोहर्स की थियरी है, वो वर्क करना चाहते हैं इस चीज़ पर. लेकिन अभी मैंने बताया मैटर से कौन डील करता है, रेडिएशंस. मैटर के अंदर एटम्स हैं और एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं. चार्ज पार्टिकल्स भी रेडिएट करते हैं कुछ एनर्जी, वो एनर्जी भी रेडिएशंस है, वो भी रेज है. जैसे कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट वाज लुकिंग लाइक अ रेडिएशन. आई टोल्ड यू ना, एक 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर पे हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते दिखे, हमें रेडिएशन जाती हुई दिखी. तो मतलब हर मैटर में कुछ रेडिएटिंग पार्ट है. दैट बोहर्स ये चाहते थे कि हमें जल्द से जल्द ये फैक्ट्स बाहर आए और मैं एटम का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बताऊं, ठीक है. उनके रिजल्ट्स दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था मैक्सवेल थ्योरी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इसको बोला जाता है EMW,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. दिस वाज द नेम फॉर मैक्सवेल्स वेव थ्योरी. ठीक है, ये क्या थ्योरी थी? इट क्लियर्स द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन. ये बहुत यूजफुल है, ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन. अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस पे आपको स्टडी. ठीक है, इस समय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को क्या कर रहे हैं? he is studying actually some of the matter by burning. If you take any object and you heat it, ठीक है, like जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हैज़ डन. बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय रेडिएशन की प्रॉपर्टीज जानना चाहते थे. तो रेडिएशन कैसे बनेंगी, इस समय हम एक तो सन रेडिएशन देख सकते हैं. ठीक है, बट सन ऑब्जेक्ट इज इन नॉट आवर हैंड. ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्ट सामने से रखना है. अगर कोई छोटा सा पीस है आयरन बार का एंड वी आर हीटिंग इट कॉन्स्टेंटली, तो धीरे धीरे पहले वो हीट एब्जॉर्ब करता है, इट स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप. ठीक है, और एक समय आता है कि वो रेडिएट करना शुरू कर देता है. यू ऑल नो दैट पार्ट. आयरन कैसा हो जाता है? रेड बॉन्ड, है ना. उसके बाद वो रेडिएट करता है. तो पहले आपने एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई, उसके बाद वो रेडिएट कर रहा है. वो जो रेडिएट होकर एनर्जी बाहर आ रही है, आप उसको स्टडी कर रहे हो. रेडिएट आप देख रहे हो, रेडिएशंस आ रही हैं दैट रीचिंग टू योर आईज मीन्स दोज रेडिएशन हैव सम प्रॉपर्टीज. ठीक है, वो लाइट दे रहा है आपको. तो उस रेडिएशन की जब आप प्रॉपर्टी स्टडी करते हो, ठीक है, रेडिएशन की प्रॉपर्टी स्टडी करते हो, देन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल सेज दैट रेडिएशन हैज wave character. Wave character means it travels like a wave. It travels like a wave. ठीक है, इसमें कुछ particles है, energy particles which travels in the form of wave, and that wave I can draw here like this. So any heating object is traveling like a wave. ठीक है, this is the direction of propagation. Direction of propagation means light is traveling in that direction. हमें रेडिएशन सीधी आती दिखती है, हमें लगता है रेडिएशन इज ट्रैवलिंग ऑल स्ट्रेट, बट दिस इज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं रेडिएशन के, ठीक है, वो जो वेव पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑसिलेट. हर पोजीशन पर ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं किस तरह से. ठीक है, एंड फाइनली इट मेक्स अ वेव लाइक दिस. दीज वेव्स, ध्यान से सुनिए, ये जो वेव्स हैं ये चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है. और ये जो चार्ज पार्टिकल्स की जो वेव होती है, जैसे आपने उसमें देखा कि मैटर में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. those electrons were having cathode rays. Cathode rays radiations and those are negatively charged particles. फिर आपने एनोड रेज पढ़ी है, those are positively charged particles. ये जो चार्ज वेव्स होती हैं, चार्ज रेडिएशंस होती हैं, when they move then they constantly transmit electrical field and magnetic field. Write down, when these waves are traveling in a direction they constantly transmit, these waves, these radiation waves constantly transmit electrical and magnetic energy field. You can write electrical and magnetic field. These, write down, radiations are made of waves. ठीक है, radiations are traveling in the form of wave. These waves constantly transmit electrical and magnetic field. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली कैसे? अगर ये डायरेक्शन है मूवमेंट की, आप समझिएगा इसको, अगर ये डायरेक्शन है मूवमेंट, ठीक है, मार्कर का जो कैप है वो पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन की तरफ, ये है मूवमेंट. ठीक है, यहाँ पर वेव जा रही है. वेव देखो बेटा, ड्रॉ हम ऐसे कर रहे हैं बट वेव जा किस तरफ रही है? उधर. प्रोपगेशन का डायरेक्शन वो है. तो उस समय पर ये वेव इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर प्रोड्यूस करती है तो अपनी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, उसकी डायरेक्शन यहाँ है, प्रोपगेशन उस तरफ हो रहा है वेव का, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वो ऐसे प्रोड्यूस करेगा. जरूरी नहीं है ऐसे, ऐसे भी कर सकता है. मींस आई जस्ट वांट टू से परपेंडिकुलर. ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसकी परपेंडिकुलर है. ये भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन वो परपेंडिकुलर होगी. कैसे?
ठीक है, जैसे ये वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब किस तरह से, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है एंड इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इधर और बैक बिहाइंड द बोर्ड, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब बोर्ड ये मूवमेंट हो रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी हॉरिजॉन्टल, ताकि ये तीनों के तीनों आपस में कैसे रहे, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मैं फिर से समराइज कर रही हूँ, एवरी हीटिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट एनर्जी, that energy comes in the form of radiation. Radiation has wave nature. Maxwell wave theory says all radiation have wave nature. That radiation energy, जो एनर्जी का बोल रही हो कि ये सब्सटेंस ना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो एनर्जी आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, बट उसके पास एक वेव कैरेक्टर है, वो वेव फॉर्म में आता है, इस तरह से ये वेव कैरेक्टर में आता है, ठीक है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हो बिकॉज दोज वेव्स आर वेरी स्मॉल, आपके स्कोप के पीछे है, परे है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर स्कोप, इट इज, आप उस वेव को नहीं देख पा रहे, लेकिन वो वेव कैरेक्टर में आता है, ठीक है। जब वो वेव ट्रेवल कर रहा होता है तो वो कॉन्स्टेंटली वो फील्ड जनरेट करता है, पहला इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। वो दोनों फील्ड जो वो जनरेट कर रहा होता है, सपोज जा उधर रहा है तो ये रही उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये रही उसकी मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पर वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक। नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ वेव थियरी